टॉपिक आपका चैप्टर 3 है, उसकी दूसरी है ना, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ रहे। हमने ऑल्टरेशन, टोटल क्लॉज कितने होते हैं, टोटल क्लॉज कितने होते हैं, 6। पहले आपने नेम क्लॉज बताया, फिर सिचुएशन, फिर क्या था, ऑब्जेक्ट सीक्वेंस, फिर क्या था, लाइबिलिटी, देन कैपिटल, देन सब्सक्रिप्शन। हमने नाम कैसे ऑल्टर करना है ये सीख लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, सिचुएशन क्लॉज को कैसे ऑल्टर करेंगे। तो आ जाओ। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन किसका ऑल्टरेशन, सिचुएशन का या फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज इन दी मेमोरेंडम। क्या आपका सिचुएशन चेंज हो सकता है, हाँ। मुझे बताओ मेमोरेंडम में सिचुएशन में क्या लिखा था, ओनली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल चलो आईटेक्स कंपनी की बात करूंगी, जो आईटेक्स कंपनी है ये कहाँ सिचुएटेड है, किस स्टेट में, मध्य प्रदेश। तो आपके मेमोरेंडम में ओनली लिखा होगा मध्य प्रदेश, दैट्स इट। अब थोड़ा सा समझना, जबलपुर में कंपनी कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर की भी थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाओ, कहाँ है, लेबर चौक, रानीताल बोलूं। इस जगह की बात करूं तो कहां पर है हम, रानीताल में, ठीक है। अब मैं रानीताल में अगर हूं और मैं प्लान कर रही हूं आधारताल जाने का, है जबलपुर के अंदर ही, है जबलपुर के अंदर भी। रानीताल का जो ऑफिस है, मैंने कहा कि भैया यहाँ ऑफिस नहीं रहेगा, ऑफिस कहाँ रहेगा, आधारताल। है तो जबलपुर ही ना। क्या स्टेट बदला, क्या स्टेट बदला, नहीं। सिचुएशन नंबर 1, जबलपुर में ही, जबलपुर की सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह 10 किलोमीटर के अंदर पे हम चले गए। रानीताल से उठ के बस कब चले गए हैं, आधारताल। मुझे बताओ मेमोरेंडम चेंज होगा कि नहीं, मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा क्योंकि है तो मध्य प्रदेशी। चलो सेकंड, जबलपुर से बाहर जाना है भैया, थोड़े बड़े शहर जाना है। हमने कहा भैया इंदौर जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, इंदौर जाएंगे। क्या मेमोरेंडम चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि है तो मध्य प्रदेशी। स्टेट चेंज, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, जबलपुर से जाने का पुणे, जबलपुर से कहा जा रही हूँ, पुणे। तो क्या स्टेट बदल गया, यस। मेमोरेंडम चेंज होगा, हाँ मेमोरेंडम चेंज होगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपका क्लाइंट आपकी कंपनी को कहाँ उठाकर लेकर जा रहा है। आरओसी बदलेगा तो करना पड़ेगा। हर स्टेट में एक एक एक, एक आरओसी है, लेकिन कुछ दो स्टेट्स थे, पुणे और महाराष्ट्र में, पुणे और मुंबई था, मतलब दो स्टेट बताओ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चलो महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, हम पुणे शिफ्ट हो गए। मुझे लग रहा है यार पुणे में काम अच्छा नहीं है, पुणे से मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। पुणे से कहाँ जाती हूँ, मुंबई। अब मुझे बताओ, हमने महाराष्ट्र पढ़ा था, महाराष्ट्र में दो आरओसी होते थे, बताओ एक आरओसी कहाँ है, पुणे, और दूसरा आरओसी कहाँ है, मुंबई। पहले मेरा ऑफिस पुणे में था, तो मुझे कौन सा आरओसी लगता था, पुणे वाला आरओसी। अब भाई मैंने मुंबई शिफ्ट कर लिया तो मेरा क्या हो गया, आरओसी बदल गया। लेकिन क्या मेमोरेंडम बदला, मेमोरेंडम बदला। पुणे से अगर मुंबई गई तो नहीं बदला क्योंकि पहले बदल चुका था। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं अगर जबलपुर से अगर मुंबई जाती हूँ तो मेमोरेंडम बदलेगा। लेकिन पुणे से अगर मुंबई जाती हूँ तो मेमोरेंडम नहीं बदलेगा। लेकिन दो आरओसी ऑफिस तो बदल रहे। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। हम यहाँ पे टोटल कितनी हेडिंग पढ़ेंगे, 4 हेडिंग। कितनी हेडिंग पढ़ने वाले हैं, 4 हेडिंग, समझना। सबसे पहले हेडिंग क्या है, चेंज विद इन दी लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन। सेम टाउन मतलब चलो जबलपुर, जबलपुर से हम रानीताल से आधारताल में जाते, स्टेट बदलता नहीं है, स्टेट बदलता नहीं है, सेम स्टेट, ठीक है। दूसरी हेडिंग क्या होती है, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट। आप सिटी टाउन विलेज के ऊपर जाते हो। मेरा एग्जाम्पल दूसरा क्या है, जबलपुर से इंदौर जाती हूँ, जबलपुर से इंदौर जाती हूँ, स्टेट सेम है, हमारा मेमोरेंडम बदला नहीं। तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे, आप स्टेट तो एक ही हो लेकिन क्या कर रहे हो, आरओसी आपका बदल रहा है। मेरा एग्जाम्पल पुणे से मुंबई, पुणे से मुंबई। तो इन्होंने साफ बोला भैया स्टेट तो सेम है लेकिन क्या बदल गया आपका, आरओसी ऑफिस बदल गया। एंड चौथा, चौथा आपकी हेडिंग क्या है, वन स्टेट टू अनदर। मेरे एग्जाम्पल में जबलपुर से सीधा उठ के कहा जाती हूँ, पुणे जाती हूँ। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो 4 हेडिंग है, या तो आप एक ही सिटी के दो अलग जगह में हो, या फिर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो लेकिन आपका आरओसी ऑफिस सेम रहता है। जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो आरओसी बदल गया या फिर स्टेट बदल गया। समझ में आ रहा है। पहले वाला जो कंसेप्ट है, पहले वाले कंसेप्ट में क्या है, आरओसी सेम है, स्टेट भी सेम है। दूसरा वाला कंसेप्ट, आरओसी सेम है और स्टेट भी सेम है। तीसरा वाला कंसेप्ट,
आरओसी अलग हो गया लेकिन स्टेट सेम है, पुणे से मुंबई गए ना, आरओसी बदल गया लेकिन स्टेट क्या है, सेम है। लेकिन 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 इन्होंने क्या बोला, एक स्टेट से जबलपुर से पुणे गई, आरओसी भी बदल गया, स्टेट भी बदल गया, मेमोरेंडम तो चेंज होगा ही। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मेमोरेंडम चेंज बस तब होता है जब लास्ट वाला क्या है, जब आपका स्टेट बदलेगा, क्योंकि इकलौता स्टेट ही तो लिखा रहता है। कंसेप्ट क्लियर है? चलो, सिचुएशन क्लॉज को, बाकी नाम हम थोड़ा ना बदलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो नाम बदला, बाकी थोड़ा ना कुछ चीजें बदली। हम एक बार में एक एक चीज को बदलने की बात करें, कंपनी एक एक बार में बदलेगी, एक बार में पूरी बदल जाएगी तो नई कंपनी बना लो भैया, ज्यादा बेटर है, इतना क्या चेंज कर रहे हो। ठीक है, चलो, पहला हम क्या बढ़ रहे हैं कि भैया आपकी क्या है, लोकल लिमिट में हो, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा भैया, मैं रानीताल से जबल आधारताल जाने की सोच रही हूँ, तो भैया हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, रॉकी सर मैं अभिषेक सर की, चलो यार एक काम करते हैं, यहाँ इतने बच्चे नहीं आ रहे, वहां थोड़ा सा लोकेशन ज्यादा बेटर पड़ेगा, बच्चे थोड़े से ज्यादा उनको आसान पड़ेगा, पास पड़ेगा, तो चलो वहां जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, दैट मीन्स क्या होगी, बोर्ड मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ हो जाएगा, वो तो जनरल मीटिंग में आती है ना भाई। हम यहाँ पे क्या बोल रहे, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। इंटीमेट करो, किसको इंटीमेट करो भैया, आरओसी को बताओ, क्या आरओसी को बताएंगे कि भैया हम बदल रहे। इन्होंने कहा भैया शोल्डर एसआर वैसार की जरूरत नहीं है, शोल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, जब बड़ा डिसीजन लेंगे तब पूछेंगे ना। बड़ा डिसीजन क्या है, जबलपुर से इंदौर जा रहे, बड़ा डिसीजन है, जबलपुर से पुणे जा रहे, पुणे से मुंबई जा रहे, इन सब में क्या पास होगा, एसआर एसआर एसआर। लेकिन हमने कहा भैया बस रानी ताल से उठ के आधारताल जा रहे हैं तो जबलपुर में ही, तो इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें शोल्डर की मीटिंग मीटिंग उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला चिल्लर काम कि भैया शहर एक ही है, एक शहर में दो अलग जगह में बस आप बदल रहे हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा, शोल्डर की कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। दूसरा क्या, आरओसी को बता दिया कि भैया हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि आरओसी में पुराना एड्रेस लिखा होगा, रानीताल वाला एड्रेस, कल को आरओसी को अगर हमसे बात करनी तो रानीताल वाले एड्रेस में डाल देगी लेटर, तो लेटर हम चाहते हैं कि भैया आधारताल में आए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, आईएनसी 22 फॉर्म का नाम है, ये फॉर्म एप्लीकेशन होता है आरओसी को बताने के लिए, जो ऊपर वाला पॉइंट बोला ना कि भाई इंटीमेशन ऑफ द चेंज द रजिस्टर ऑफिस, वेरिफिकेशन रजिस्टर ऑफिस, रजिस्ट्रार को बोला, तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन दी जा रही है आईएनसी 22 में कि भैया हमने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई, आईएनसी 22 क्या है, फॉर्म चेंज, फॉर्म रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का फॉर्म। नेक्स्ट, डज नॉट इन्वॉल्व, क्या लिखा है, मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है तो मध्य प्रदेश में ही। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जबलपुर से कहा जा रहे, इंदौर, जबलपुर से कहा जा रहे, इंदौर। चलिए, इन्होंने कहा पहली दो लाइन बोल रहा है कि भाई तब तक नहीं जा सकते जब तक इसकी परमिशन ना मिले, शेयर की स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब आपको क्या करवाना है, इन्होंने बस लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट मींस आपकी पहले सबसे पहले होगी बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले क्या होगी, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बाद क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके अंदर हमारी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, और फिर होगी आपकी शेयर की मीटिंग, जिसे ईजीएम बोला जाता है, एनुअल सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसे बुलाया जाएगा, शेयर से पूछा जाएगा, और उसमें कितने परसेंट की वोटिंग चाहिए हमें, 75% लोगों की अगर हाँ आ जाएगी तो फिर हम जबलपुर से इंदौर जा सकते हैं, अगर उन्होंने ना बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, मालिक से तो पूछना पड़ेगा, मालिक ने ना बोल दिया आपका ऑफिस नहीं रहेगा, दैट वाज हमारे शोल्डर मालिक। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस चेंज नहीं कर सकते जब तक क्या ना पास हो, एसआर पास ना हो। ठीक है, अब इन्होंने बोला एग्जिस्टिंग कंपनी, आपकी या तो पुरानी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी के अलावा एनी अदर, या तो आपकी न्यू कंपनी। पुरानी कंपनी मतलब जैसे टाटा रिलायंस बहुत पुरानी पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी एक्ट के हिसाब से बने। आज नई कंपनी, नई कंपनी, नया एक्ट, नया एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। इन्होंने कहा कि भाई चाहे पुराना हो चाहे नया हो, आपको तो क्या पूछना पड़ेगा, शोल्डर से पूछना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। टाटा रिलायंस भी अगर आज भी अगर अपना ऑफिस चेंज करते हैं, रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं, तो उन्हें एसआर पास करना पड़ेगा। आईटेक्स आज के हिसाब से बनी है, उसे भी एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर मतलब शोल्डर से पूछो, 75% की अगर हाँ आती है तो करने का, नहीं तो नहीं। क्लैरिटी पक्का। चलिए, हमने पहला क्या पढ़ा, विद इन लोकल लिमिट्स, ये क्या कह रहा है, आउटसाइड लोकल लिमिट, एग्जाम्पल जबलपुर से इंदौर। नेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं, एक आरओसी से दूसरे आरओसी शिफ्ट हो रहे, एग्जाम्पल मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई। चलिए, चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द jurisdiction ऑफ द वन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू द jurisdiction ऑफ द अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सेम स्टेट मैंने यहाँ लिख दिया, नो चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस अनलेस क्या ना हो जाए, रीजनल डायरेक्टर। याद करो, हम
बेस मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, नीचे सबसे होता है आरओसी, इसके ऊपर होता है आरडी, इसके ऊपर होता है एमसीए, कुछ याद आ रहा है? अब आरओसी पे कंट्रोल रखने वाला कौन है? आरडी, फुल फॉर्म बताओ, रीजनल डायरेक्टर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रीजनल डायरेक्टर्स थे। इन्होंने कहा भैया दो आरओसी, पुणे आरओसी से हम शिफ्ट होके कहा जा रहे हैं? मुंबई आरओसी। तुम्हारी ऊपर वाली जो अथॉरिटी है ना, आ रहे तो एक ही रीजन के अंदर आ रहे हो, उस रीजन के रीजनल डायरेक्टर से एक बार पूछ लो, अगर वो कंफर्म कर देगा, अगर उसकी परमिशन ले लो, उसकी अगर परमिशन मिल जाती है तो आप काम करोगे। इसका मतलब यहाँ आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, और रीजनल डायरेक्टर की भी परमिशन लेनी है। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल, एसआर मतलब क्या? शोल्डर की अप्रूवल, और रीजनल डायरेक्टर मतलब क्या? रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेना, उसकी भी अप्रूवल लेना है। तो यहाँ इन्होंने बोला है भैया रुको, तो पहले रीजनल डायरेक्टर से तो पूछ लो, दो आरओसी को तुम चेंज कर रहे हो। रीजनल डायरेक्टर पहले आपकी बातें सुनेगा, आफ्टर हेयरिंग आपने उसको पहले एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन सुनने दे मिलेगा, वो समझेगा अच्छा तुम चेंज करना चाहते हो, तो आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। तुमने एप्लीकेशन मेरे पास डाली, क्या डाली, किस चीज की? कि हमें अपना चेंज करना है, मुंबई से सॉरी पुणे से मुंबई जाते हो, तुम्हारी एप्लीकेशन मेरे पास आई, तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, क्यों जाना चाहते हो, क्या रीजन है, आपकी बातें सुनूंगी। आफ्टर हेयरिंग ऑर्डर, तुम्हारी बातें सुनूंगी, अच्छे से समझूंगी, और 30 दिन का समय है मेरे पास ऑर्डर पास करने का। हाँ चेंज कर लो, मुझे तुम्हारा रीजन एकदम जेन्युइन लग रहा है। क्या रीजन दिया? वहां बिजनेस एक्सपोजर ज्यादा लग रहा है हमें मुंबई में, तो चलो हमें वहां जाना है। तो मैं मान गई, हो सकता है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैं साथ में इन्वेस्टिगेशन भी कराऊंगी कि भैया बहुत लोन कर्जा उठा के रखा है, भागने की सोच रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो भैया मैं मना कर दूंगी कि वहीं रहो, वहीं पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। तो कुल मिलाकर मैं रीजनल डायरेक्टर बातें सुनूंगी, बातें सुनने के बाद ऑर्डर पास करूंगी, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन आए 30 दिन का समय है, तुमसे बात करूंगी, समझूंगी, रिटर्न में जो भी लिखा है समझ में आता है तो हाँ, नहीं समझ में आता तो रिजेक्ट। कंटिन्यू। कंपनी क्या करेगी? कंपनी को परमिशन मिल गई, रीजनल डायरेक्टर ने बोला भैया चेंज करो। अब कंपनी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ऑफिस शिफ्ट करना है उन्हें, पुणे से उठकर कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। तो उन्होंने कहा कि रुको रुको, पहले अपने आरओसी को तो बता दो, रीजनल डायरेक्टर ने परमिशन दी है, आरओसी को बता दो, पुणे आरओसी को बता दो कि अब हम तुम्हारे पास कोई फाइलिंग नहीं करने वाले, हम तो कहाँ फाइलिंग करेंगे, अब मुंबई आरओसी करेंगे। तो कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की इनको दे दो, कितने दिन के अंदर? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जब भी रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोला कि आप चेंज कर सकते हो। वापस आपने पहले दी एप्लीकेशन, मैं हूँ रीजनल डायरेक्टर, मैंने 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई किया, हाँ बोल दिया। अब वहां से 60 दिन के अंदर आप किसको बताओगे? आरओसी, पुणे वाले को बता दो तुम्हारे पास कल से काम बंद, नया आरओसी को फाइलिंग चालू। ठीक। आरओसी, डिसाइड आरओसी शेल रिकॉर्ड, आरओसी अपने रिकॉर्ड में रखेगा और चेंज करेगा कि भैया आज से इस कंपनी का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं मेंटेन होगा, किसी और के पास होगा। और फाइनली आरओसी ऑफ द स्टेट, जो प्रीवियसली सिचुएटेड था, मतलब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से प्रीवियसली सिचुएटेड पुणे आरओसी, ट्रांसफर सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसे कर देगा? न्यू आरओसी को कर देगा। क्या ये बातें समझ में आई? कुछ कोई अप्रूवल की वेट करने की जरूरत नहीं। पूछा किसके जा रहा है? रीजनल डायरेक्टर। मैंने अभी आपसे क्या बोला, किससे पूछना? सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर, तीसरा क्या बोला? रीजनल डायरेक्टर। आरओसी से पूछना नहीं, आरओसी को बताना है कि तेरे ऊपर वाली अथॉरिटी से हमने पूछ लिया है कि हमको क्या करना है। क्लैरिटी है? ऑब्वियसली कन्विंस ही करते, मीटिंग में कन्विंस ही किया जाता है, रीजन बताया जाता है क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो हाँ ही बोल देंगे। लेकिन अगर पता चला ये तो भोली भाली है, ये शोल्डर तो भोले भाले हैं, इसीलिए तो रीजनल डायरेक्टर बोल रहा है आओ मुझसे भी पूछने, और मैं तो इन्वेस्टिगेट करके करवा लूंगा, तुम तो मासूम शोल्डर को कुछ भी बहला फुसला सकते हो। यही होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, बदल क्यों रहा है, रीजन समझना चाह रहा है। और होगा क्या, तुम तो मेरे सामने अच्छे रीजन दोगे, लेकिन साइड में कुछ और रीजन होंगे, तो मैं इन्वेस्टिगेट भी करूंगी। ऐसा नहीं होता कि तुमने जो बोला आंख बंद करके भरोसा करने का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। वो 30 दिन के अंदर, वो 30 दिन ले ही इसलिए रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नॉर्मली लोग अपना बिजनेस इधर उधर करते हैं, इस कारण से नॉर्मल है ये। लेकिन अगर स्टेट बदलना मतलब कुछ तो, या तो बिजनेस एक्सपेंशन या तो लोचा। हाँ बोल देंगे अगर बिजनेस एक्सपेंशन है, लोचा है तो रुक जाओ, हम पूरे अच्छे से तुम्हें पेनल्टी के साथ पकड़ेंगे। समझ में आया? चलो। अब इन्होंने बोला रीजनल डायरेक्टर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपने एप्लीकेशन दी थी, रीजनल डायरेक्टर उसी कहानी को कंटिन्यू करे कि जब तुमने एप्लीकेशन दी रीजनल डायरेक्टर को रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करने की सेम स्टेट में, ठीक है, सेम स्टेट क्यों?
स्टेट तो बदल नहीं रहा है ना अभी, पुणे से मुंबई गई, स्टेट महाराष्ट्र ही है, बस आरओसी चेंज हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म का नाम क्या होता है, INC-23। अभी INC-22 क्या था, नॉर्मल हम चेंज कर रहे, रानीताल से यहाँ भी जा रही हूँ, आधारताल भी जा रही हूँ तो INC-22, कहीं भी जा रही हूँ तो INC-22। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, आप आरओसी ऑफिस बदल रहे हो, आरओसी ऑफिस बदल रहे हो मतलब पुणे आरओसी से मुंबई आरओसी जा रहे हो, तो आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन जो आपने लेनी थी ना एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के लिए फॉर्म कौन सा लगेगा, INC-23। बस उस फॉर्म का नाम बताया जो अभी तक हम समझ रहे थे, 30 दिन के अंदर जो आप रिप्लाई करना है। इन्होंने कहा कि भाई फॉर्म देना INC-23, तुम लोग रीजनल डायरेक्टर के पास आए ना, तो तुमने क्या फॉर्म दिया मुझे, INC-23 दिया, साथ में क्या दिया, फीस दोगे, सरकारी बंदा हूं मैं, फीस तो दोगे, फीस दी, क्या बोलोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या बोलोगे, शोल्डर ने भी हाँ बोल दिया है, बस रीजनल डायरेक्टर तुम ही हाँ बोल दो। तुम मुझे 10 डॉक्यूमेंट दोगे, इस डॉक्यूमेंट को मैं देखूंगी और प्लस अपनी इन्वेस्टिगेशन साथ में करूंगी। डिक्लेरेशन दिया जाएगा, की मैनेजर पर्सन, तुम्हारी कंपनी के जो की मैनेजर पर्सन है जिसमें कौन कौन आता है, CSB आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, इन सब का डिक्लेरेशन होगा। और साथ में या फिर उन्होंने बोल दिया 2 डायरेक्टर साफ बोलेंगे कि भैया आपकी कंपनी ने किसी भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं किया है इन दी पेमेंट। या फिर किसके पेमेंट की बात हो रही है, वर्कमैन, तुम्हारी कंपनी में बैठे हैं एम्प्लॉइज, ये भोले भाले एम्प्लॉइज की तुमने बहुत टाइम से सैलरी नहीं दी है, ठीक है, और तुम एप्लीकेशन दे रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगी एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन किस फॉर्म में दोगे, INC-23, इसके अंदर क्या होगी, फीस, और साथ में क्या दोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रूफ कि उसने हाँ बोल दिया है, शोल्डर का प्रूफ कि उसने हाँ बोल दिया है, और साथ में क्या दोगे, ये की मैनेजर पर्सन का स्टेटमेंट, उसमें साफ लिखा होगा कि हमने किसी भी वर्कमैन के पैसे नहीं खाए, रिटर्न में चाहिए प्रूफ। कल को पकड़े गए ना तो तुम कहोगे हमने कब बोला, हमने कहा ये लिखा, ये साइन किया है तुमने, चलो जेल में, रिटर्न प्रूफ ले रहे, ठीक है। हैज आइदर कंसर्न ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ भी कोई धोखा नहीं करे, क्रेडिटर कौन, जिससे लोन वोन ले रखा है, तो लिख कर दो तुम डिफॉल्टर नहीं हो, तुम्हारे की मैनेजर लिख के देंगे, MD लिखेगा, CS लिखेगा, कल को अगर झूठ झूठ लिखा तो अंदर जाएगा। हाँ हो जाती है, बड़ा केस बनता है, केस अगर बड़ा बनता है तो, केस अभी छोटा है तो पेनल्टी से काम चल जाता है, लाखों की पेनल्टी लगेगी, लेकिन केस अगर बड़ा बनता है कुछ जगहों पे केस बड़ा बन जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन किस टाइप का, डिक्लेरेशन कि आपकी कंपनी में कोई भी केस नहीं चल रहा है, केस मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन आर पेंडिंग, ऐसा कुछ भी केस से लटका वटका नहीं है, हम एकदम क्लीन चिट है, साफ सुथरे हैं, ऐसा लिख कर दो भाई। साथ में क्या लिखा है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द किसका, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज टू प्रपोज शिफ्टिंग एंड द एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड नॉट एडवर्सली इफेक्ट, हमें आपके चीफ सेक्रेटरी स्टेट जो है उसका चाहिए डिक्लेरेशन, इंटीमेशन, एक्नॉलेजमेंट कॉपी उसकी, और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कहीं से भी जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं ना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, हम पुणे से उठ के कहाँ जा रहे हैं, मुंबई, अब सारे के सारे एम्प्लॉयज कहाँ के लोकलाइट थे, पुणे के थे, हमने कहा हम मुंबई शिफ्ट हो रहे, ठीक है, तो प्लीज हमें लिख कर दो कि हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सारे एम्प्लॉयज को उठाकर लेकर जाओ, आप लेकर जाओगे, एम्प्लॉय खुद से मना कर दे तो बात अलग है, वो कहेगा नहीं यार मुझे मुंबई शहर नहीं जमता है, मैं पुणे में रहूंगा, मैं छोड़ रहा नौकरी, मैं कहीं और ज्वाइन कर, लेकिन आप नहीं निकालोगे, आप नहीं निकालोगे। ये सब रिटर्न पूरा चाहिए। इन्होंने कहा भैया एम्प्लॉय को आपने नौकरी दी है, आप बोलो चलो मुंबई हमारे साथ, ये नहीं बोलोगे कि हम मुंबई जा रहे तुम्हें निकाल रहे, वो खुद से वॉलेंट्री निकल जाए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ले तो वो बात अलग है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम का कौन सा क्लॉज बदल रहे, ऑल्टर करे, सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। सिचुएशन क्लॉजेस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विद इन लोकल लिमिट, विद इन सेम टाउन, फिर क्या बोला, आउटसाइड टाउन, ठीक है, सेम, इन लोगों ने बोला एक सिटी से दूसरी सिटी लेकिन स्टेट आपका सेम है। तीसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक आरओसी से दूसरे आरओसी। अब हम ये पढ़ रहे भैया आरओसी जब चेंज होगा तो रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगेगी, अगर रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगेगी तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म का नाम क्या होता है, INC-23 फॉर्म, ये एप्लीकेशन है, सिंपल भाषा में एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको INC-23 एक फॉर्म मिलेगा, एमसी की वेबसाइट में रहता है, ये भरोगे और साथ में अटैचमेंट दोगे, मतलब और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाओगे, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में क्या लगा रहे हो, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर इन सब का, की मैनेजर पर्सन का स्टेटमेंट जिसमें लिखा होगा हमने एम्प्लॉय की कोई भी सैलरी वैलरी का डिफॉल्ट नहीं किया है, साथ में हम पे कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, कोई पुराना केस नहीं है,
और ई वाला पॉइंट क्या बोलता है कि हम अपने एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी एडवर्स इफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हमें ये सारी चीजें चाहिए, तब जाकर आप चेंज कर लो, फिर लॉ बनाया है। ठीक है, चलो क्लैरिटी है। अब लास्ट वाला, बस दो ही जगह और कहीं है ही नहीं, पूरी इंडिया में दो जगह। हाँ, गुड। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, चेंज कर रहे, क्या चेंज कर रहे, तो मतलब ये बस महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, और तमिलनाडु की बात कर रहा है? नहीं, ये तो डीसी वाला पॉइंट था। सी बोल रहा था महाराष्ट्र तमिलनाडु की, अब स्टेट बोल रही है ऑल ओवर, बाकी रिमेनिंग इंडिया की बात करें। ठीक है, चलो मैं उठ के एमपी से यूपी चले जाती हूँ, यूपी से कर्नाटक चले जाती हूँ, भैया पूरी इंडिया घूम रही है हमारी हाईटेक्स कंपनी। ठीक है, चलो इन्होंने बोला वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाओ, लेकिन प्लीज अपने शोल्डर से पूछ लो। शोल्डर से पूछना मतलब क्या पास करवाना, स्पेशल रेजोल्यूशन। हमेशा पढ़ना अच्छे से कि जब हम शोल्डर से पूछ रहे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है या फिर स्पेशल। स्पेशल हो रहा है तो हमें कितने की वोट चाहिए, 75%, 3/4, वेरी गुड। और अगर ओआर पास हो रहा है तो मोर देन 50, मतलब 51। ठीक, चलो क्रूशियल मैटर में ज्यादातर आपको स्पेशली दिखेगा, जनरल बातों में बस ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता है, ज्यादातर आपको एसआर दिखेगा। और जहां बस पूछा है ना, लिखा है कि बस पूछ लो, इसका मतलब ओआर की बात करें। ओआर ज्यादातर लिखा नहीं रहता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पे बातें हाईलाइट की जाती है। जहां इंपॉर्टेंट बस बोल दिया ना पूछो, पूछो मतलब ओआर पास करो। जहां लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से पूछो, मतलब 75। हाँ कर सकते हैं, है ना, लेकिन याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, लाइक हो। हाँ, चलो वापस वापस। तो पहला क्या, अगर आप कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो भाई आपको पूछना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग से पूछना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करेंगे। भाई मेरे मन में है, एक डायरेक्टर के मन में है, तो मैं रॉकेट अभिषेक सर से पूछूंगी ना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर एसआर। अब इन्होंने कहा है भैया स्टेट बदल रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को रिजोल्व करो। अभी तक किसके शहर में, किसके गवर्नमेंट में अपनी वो हो रही थी, इनकम जनरेट हो रही थी, कहाँ, एमपी में। अब हम पूरी कंपनी उठाकर कहाँ लेकर जाते हैं, महाराष्ट्र। खुद सोचो, रिलायंस कंपनी अभी कहाँ बैठी है, महाराष्ट्र में, उठा के गुजरात ले गए तो पूरा का पूरा, है ना, रेवेन्यू सिस्टम, सरकार का रेवेन्यू सिस्टम बनता है उन सब से, बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रो उसी बेस पे होता है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको पूछना पड़ेगा, अगर स्टेट बदलेगा तो किससे पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। बात समझ आ रही है? आरओसी बदल रहा था तो किससे पूछो, रीजनल डायरेक्टर से। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट बदल गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लैरिटी है? चलो कंटिन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज करेगा एप्लीकेशन, उन्होंने कहा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज करेगा, मतलब मैटर को जल्दी जल्दी खत्म करेगा। कितने दिन के अंदर खत्म करेगा, 60 डेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल में चेक करेगा, 60 दिन का प्रॉपर समय लेगा, हाँ बोलना है या ना बोलना है। ठीक है, चलिए। बिफोर पासिंग द ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब हाँ बोलने से पहले अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले, कंसर्न ले ले, किस किस से पूछ ले भाई, इस कंपनी के क्रेडिटर से पूछ लो, तुमको कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं, ये पूरा स्टेट बदल रहे हैं क्योंकि लोन दिया है, डिबेंचर होल्डर तुम लोगों ने लोन दिया है, अदर पर्सन जिनका भी इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सबसे कंफर्मेशन लेगी, तुमको कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, अदरवाइज हम इनको हिलने नहीं देंगे यहाँ से। बात समझ में आ रही है? कंपनी, कंपनी फाइल रजिस्ट्रार, स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां स्पेशल रेजोल्यूशन आता है एक फॉर्म आता है एमजीटी 14, बताया था क्या होता है एमजीटी 14, आरओसी को बताएंगे। जब यहाँ हमने बोला ना, हमने ये बोला ना स्पेशल रेजोल्यूशन आरडी को देना है रीजनल डायरेक्टर को, तो एमजीटी 14 ही दिया जाता है। ठीक है, वो टेक्निकल नाम है, फॉर्म जो प्रैक्टिकली देखोगे आप, नाम भले इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोल रखा है। चलिए, तो इन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और भाई ये भी काम करो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, शोल्डर की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन, ये तीन चीजें। नेक्स्ट क्या बोलता है, वन स्टेट टू अनदर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया है तो उन्होंने बोल दिया ऑल्टरेशन अब आप होगा। ऑल्टरेशन किसमें होगा, मेमोरेंडम। अभी तक मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं हो रहा था। क्या पहले केस में रानी ताल से आधार ताल गए, क्या मेमोरेंडम बदला? बिल्कुल नहीं बदला। जबलपुर से इंदौर गए, मेमोरेंडम नहीं बदला। पुणे से, पुणे में थी मैं, मुंबई गई, नहीं बदला। बदला का एक स्टेट से दूसरे, ठीक है, आरओसी भी बदला यहाँ पे और स्टेट भी बदला, जहां स्टेट बदलेगा मेमोरेंडम बदलेगा। क्लैरिटी है? पुणे से मुंबई में नहीं बदला इन्होंने, भले ही आरओसी बदला लेकिन स्टेट बदला नहीं है। इन्होंने कहा भैया हो गया ना, स्टेट बदल गया,
ऑल्टर करो। रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का जो आरओसी बैठा होगा, विद इन 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की कॉपी आईएनसी 28, हमने आईएनसी 22 देखा, आईएनसी 23 देखा, अब आईएनसी 28। 28 इज द ऑर्डर, ऑर्डर की कॉपी जो आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि हाँ मेरी हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू करेगी फ्रेश सर्टिफिकेट, क्योंकि अब आपकी कंपनी का आरओसी ऑफिस बदल चुका है, स्टेट बदल चुका है, मेमोरेंडम चेंज हो चुका है। क्लैरिटी है। अब इन्होंने कहा कि चलो पूरी प्रोसेस समझो। सबसे पहली फुर्सत में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग। लेकिन बोर्ड मीटिंग की क्या होती है, नोटिस। एकदम सोचो सीएस काम कर रहे हो तुम, सीएस, तुम्हें बोर्ड मीटिंग करानी है, तो सबसे पहला काम क्या बनाओगे, नोटिस। नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोगे। मैंने, मेरे दिमाग में आइडिया है, चलो बदलते हैं, यहां से एमपी से उठकर महाराज जाते, मेरे एक डायरेक्टर के दिमाग में है, ये मैंने सीएस से डिस्कस किया। सीएस को बोला भैया नोटिस बना, मुझे उन दोनों रॉकी सर अभिषेक सर की मीटिंग करवानी है। तो सबसे पहले सीएस क्या करेगा, नोटिस बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मतलब पहले सेंड नोटिस, बोर्ड मीटिंग है इतनी तारीख को, आ जाना, तीनों वहां मिलेंगे। किसी एक डायरेक्टर के दिमाग में आया, बाकी दोनों के साथ डिस्कस होगा। अगर तीनों ने हाँ बोल दिया तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, चलो कितने दिन, जब भी मीटिंग होगी 7 दिन पहले नोटिस आना चाहिए, मतलब 7 दिन का गैप। आज अगर दिया है नोटिस तो 7 दिन बाद आपकी बोर्ड मीटिंग होगी। क्लैरिटी है। अभी ऊपर पे हेडिंग पढ़ रही हूँ, और उसमें क्या लिखा होगा, नोटिस में क्या लिखा होगा, हाँ हम रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करवा देंगे, ये सारी बातें लिखोगे। नोटिस समझ में आया। फिर उसके बाद अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है तो भैया तुम्हारी तुम्हारी मीटिंग को उन्होंने बोल दिया एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग पब्लिश नोटिस मीटिंग इन दी। तुम भैया कौन सी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी, तुमको थोड़े ज्यादा काम करने होते, तुम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बताओगे और न्यूज़पेपर में भी छपवाओगे कि हमारी ना इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें हम अपनी आरओसी ऑफिस बदलने का प्लान कर रहे हैं। सोचो अभी हाँ भी नहीं हुई है, और क्या करना है, खबरें फैला देनी है जनता में कि हम सोच रहे। आए दिन न्यूज चैनल जो बताते हैं ना कि ये कंपनी ये करने का सोच रही है, ये करने का सोच रही है, कैसे न्यूज़पेपर में ये खुद ही बताते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने का सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि लॉ ने उन्हें बोल रखा है तुम्हें सबको बताना पड़ेगा, तुम पब्लिक कंपनी हो, तुम पे पैसा जनता का लगा है, जनता को खबर होनी चाहिए पल पल की, दैट्स इट। ठीक है, चलो साइमल्टेनियसली सेंड, तुम्हारे शेयर्स लिस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो प्लीज इनको भी बता दो। मतलब लिस्टेड कंपनी को बोला तुम्हें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है, प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना है। वो एक्स्ट्रा काम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़पेपर, जनता को बता दो, स्टॉक मार्केट को बता दो, सबको बता दो। अब इससे मार्केट में शेयर अप डाउन होने लगते हैं यही खबरें सुनकर। ठीक है, चलो फिर अभी तो बस नोटिस भेजा है, अब क्या होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग होगी, अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। फिर क्या कंक्लूजन निकला इस बोर्ड मीटिंग का, इस बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन निकला कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया। भाई बता दो, किसको बता दो, स्टॉक एक्सचेंज सबको बता दो कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी हाँ बोल दिया। अब हम जाएंगे क्या करवाने जाएंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन के पास क्या होगा, मेंबर की मीटिंग होगी ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ना। ठीक है, फिर उनका ईजीएम करो। बताया था ना जनरल मीटिंग 2 टाइप की होती है, एजीएम और ईजीएम। एजीएम साल में एक बार, बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, ईजीएम, कभी भी हो सकती है, कभी भी। तो नोटिस इन्होंने कहा, जब बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो नोटिस कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। जब जनरल मीटिंग होगी तो नोटिस कितने दिन पहले, 21 दिन पहले। शोल्डर है बहुत सारे हैं, हो सकता है कहीं बाहर घूम रहे हो, इनको भी मीटिंग में आना हो, तो 21 दिन पहले नोटिस दे दो भैया, उनको पता चल जाए कि मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आना है कि नहीं आना, उनके पास ऑप्शन ना आए ना आए, लेकिन 21 दिन पहले नोटिस दे दो ताकि प्लान कर ले वो आने का। समझ में आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कम ही होते हैं, आपस में कंपनी में काम करते रहते हैं, लेकिन शोल्डर तो भैया जमाने में कहीं भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो 21 दिन पहले नोटिस देने का। पब्लिश दी नोटिस, भैया लिस्टेड कंपनी को बोल दिया साफ, तुम्हें न्यूज़पेपर में छपाना पड़ेगा, तुम्हारी मीटिंग हो रही है इस मैटर को लेकर। फिर ईजीएम अब क्या होगी, फाइनली होल्ड होगी, ईजीएम हो रही है। अब जैसे ही होगी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर दो कि भैया ईजीएम में क्या पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। और जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो कौन सा फॉर्म, एमजीटी 14, आरओसी को भी बता दो, शेल्डर ने भी हाँ बोल दिया। फिर प्रिपेयर करो एक एप्लीकेशन, किसको देने के लिए, आरडी को देने के लिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे भैया कि
मेंबर ने सॉरी डायरेक्टर ने हाँ बोल दी, शोल्डर ने हाँ बोल दी, अब हम आरडी के पास जाएंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास कि सब ने हाँ बोल दिए भैया आप भी बोल दो। वो कहेगा ठीक है पहले मुझे डॉक्यूमेंट दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने थे? एप्लीकेशन था, INC 23 इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने थे अभी हमने पढ़ा, बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल, हाँ बोल रहे हो ना बोल दिया, प्रूफ दो हमें। ठीक है चलो, अब इन्होंने बोला अपना मेमोरेंडम दो, अपनी ट्रू कॉपी दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तुमने, सच में मीटिंग करवाई थी क्या? ये मिनट्स क्या होता है? मिनट्स क्या होता है? समरी, मीटिंग की पूरी पूरी समरी, सच में मीटिंग करवाई थी, मीटिंग में कैसी क्या बातें हुई थी पूरी समरी हमें दो। पूरा चिट्ठा पूरा प्रूफ देना पड़ता है, रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, सीएस का काम होता है। मीटिंग में क्या हुआ, किस वोट, किस डायरेक्टर ने हाँ बोला, किस डायरेक्टर ने ना बोला, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, सीएस मिनट्स बनाता है। ठीक है, एफिडेविट वेरीफाइंग एप्लीकेशन एकदम सही थी। लिस्ट ऑफ द क्राइटेरिया, आपकी कंपनी के कौन कौन क्राइटेरिया है, क्योंकि याद है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पूछता था तुम्हें कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं, तो प्लीज हमें लिस्ट दो, हम सबसे पूछने वाले हैं। तो तुम पहले लिस्ट दो तुम्हारी कंपनी में कौन क्रेडिटर्स है, कौन डिबेंचर्स है, उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं उठाना चाह रहे, हम पूछेंगे बात करेंगे। एफिडेविट कि भैया क्रेडिटर की सारी लिस्ट सही दे रहे हो ना, पता चले एक आध क्रेडिटर को जानबूझ के छोड़ दिया कंपनी ने, तो इसका एफिडेविट दो, सच बोल रहे हो, उसमें एफिडेविट में लिखा हो जो बोल रहा हो सच बोल रहा हो, गलत बोलूंगा तो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले लेना। इस तरीके का लेटर डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट, शपथ पत्र होता है हिंदी अगर मैं बोलूँ तो, कलेक्टर से जाके एफिडेविट जो बनाते ना वही एफिडेविट, नेम चेंज के लिए है ना। तो एफिडेविट में लिखा रहता है जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोला पकड़ा गया तो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले लेना, तो ये प्रूफ की तरह आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, इसीलिए एफिडेविट लिया जाता है एक्चुअली में। और आपको बिंगा सीएस यही प्रूफ रखना भैया हमारी कोई गलती नहीं है, जो है डायरेक्टर ने साइन किया, डायरेक्टर ने एफिडेविट दिया। फीस वगैरह दे दो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन सच में पास किया है ना, प्रूफ दो। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, सब नाम वाम सब बताओ, किसका कितना पैसा है, किसका घर कहाँ है, हर क्रेडिटर का नाम और उसका एड्रेस दो। एफिडेविट दो, जो कौन साइन करेगा फंसा, अगर साइन किया है तो फंसा ना, जो बोल रहा हो सच बोल रहा हो, सच बोलेगा तो कहाँ से फंसा। ठीक है, एफिडेविट किसका, डायरेक्टर का भी चाहिए, सीएस का भी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए सबका। याद है अभी ऊपर हमने पढ़ा था चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट का भी चाहिए, जो प्रूफ देगा कि भैया हमारी एम्प्लॉय की साथ हम कुछ गलत नहीं कर रहे, साथ में लेकर जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्टर पोस्ट ऑफिस, सबको आपने नोटिस दिया था, ये सारी डिटेल्स है, ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट एक बार रीड करेंगे। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट INC 23 जो फॉर्म आएगा ना, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या किए जाएंगे, अटैच, और साथ में अटैच किए जाएंगे और फिर ये भेजा जाएगा। फिर सरकार रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, इन सबको देखेगा सब सही है कि नहीं, ठीक है, और देखने के बाद हाँ या फिर ना बोलेगा। कोई डॉक्यूमेंट कम अगर हो गया, ठीक है, तो वो समय देगा आपको कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये वाला दे दो। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप टाल मोल कर रहे हो, झूठा पूटा दे रहे हो, कुछ ऐसा पता चला, तो यस अब आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हाँ, यस, आपकी गलती, आप क्यों नहीं आई, हमने तो नोटिस दिया था, हाँ, क्योंकि आप नहीं आए तो फिर आपकी गलती है, आते तो ना बोलते ना, अब घर बैठे ना बोल रहे हो कहाँ सुनाई देगा। वेरी गुड, इट इज लाइक का इस क्लास में है ना बहुत सारे बच्चे हमारे एब्सेंट है, सुन लेना, ये लोग रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे ही, ठीक है। तो जितने आए हैं इसी में मैं 75% वोट देखूंगी, यही मेरे लिए 100 है, इसमें से 3/4 लोगों ने हाँ बोल दिया तो काम खत्म, जो नहीं आए उनको नहीं भाव दिया जाता। बात समझ में आ गई, ऐसे ही प्रैक्टिकली चलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, द कंपनी शेल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट में छपवा दे कि भैया क्या क्या काम कैसे कैसे हुआ। कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट किसको दे दे, सरकार, यही तो फॉर्मेलिटीज होती है, यही तो लॉ होते जो फॉलो करने होते। ठीक है, फॉर्मेट INC 26 एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट, तुमको खुद से नहीं एडवर्टीजमेंट में क्या लिखना है क्या नहीं, इन्होंने बोला इतना टेंशन मत लो, हमने 26 में एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए पहले बता दिया, और डैश 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 छोड़ दिया, तुम्हें बस उसमें वैल्यू इंफॉर्मेशन डालनी है, फिल करना है बस, फॉर्मेट यहाँ दे रखा है। ठीक है, चलो सेंटर गवर्नमेंट सबको भी दे दो। अगर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, न्यूज़पेपर में देने का पर्पस क्या होता है थोड़ा समझो, हम बार बार एक लिस्टेड कंपनी में जिसमें जनता का पैसा लगा है उसे हम बार बार कह रहे हैं ना न्यूज़पेपर में बताओ, क्यों कह रहा है, क्या लॉजिक है, लॉजिक इज कि भाई तुम्हारा कोई पैसा तो नहीं फंसा, कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे। हमें उन्होंने 10 लोग की क्रेडिटर की लिस्ट दी, ठीक है, और हमने उन 10 लोगों से पूछा उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में हमने छपवा दिया, 5 और क्रेडिटर निकले, अरे हमारा भी तो पैसा था, वो उठ के आएंगे ना मेरे पास।
न्यूज़पेपर में छपवाना इस कि अगर कोई छूट गया है तो वो खुद उठकर आ जाए, यार इस कंपनी का ये हो रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने कहा कि भाई तुम इस कंपनी में क्रेडिटर हो, हमें तो लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं दिखा, तो फिर हम उससे प्रूफ मांगेंगे, फिर किसको पकड़ेंगे? कंपनी को पकड़ेंगे। तो न्यूज़पेपर में छपाना मतलब खबरें हर तरीके से हर किसी तक पहुंचाना होता है, जरूरी है। ठीक है, चलो। किसी का अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठा, दैट मीन्स कंपनी सही बोल रही थी। 10 थे, 10 ने हाँ बोल दिया, कोई निकला नहीं। तुम अक्सर देखना प्रॉपर्टीज के केसेस में भी, जब एक प्रॉपर्टी कल को खरीद लो तो पहले तो चेक करना पड़ता है विवादित तो नहीं है, विवादित नहीं है, सब देख लिया और खरीद ली। ठीक है, खरीदने से भी पहले थोड़ा बहुत ना तुम देखना उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया जाता है, तोड़ फोड़ जानबूझ के ऐसे करवा के ऐसे रास्ते में ऐसे गिराया जाता है, ताकि जो भी वहां से गुजर रहा है वो ये देख ले कि यार ये बिक गया है। ठीक है, और अगर किसी की है वो जो उसमें विवादित प्रॉपर्टी थी जो किसी को पता नहीं चल पाया, वो आकर हल्ला मचा ले, तो पब्लिकली ऐसा शो करना पड़ता है। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसा होता है। तो ये न्यूज़पेपर में छपाना बड़ी बात है। अब तुम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे तो भाई तुम्हारी गलती। सरकार, सरकार भगवान भी किसकी हेल्प करता है भाई? जो खुद एक बार मेहनत करे। तुम एकदम लेजी इंसान, दुनिया से एकदम दूर, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, फिर तुम्हारा कोई नहीं किसी को बचा सकता, क्योंकि सरकार तो कितना तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है भाई, कहाँ कहाँ से दे रही है। ठीक है, चलो। ऑब्जेक्शन आया, 13 पॉइंट का बोलता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो हम कहेंगे कंपनी ठीक है, इनका आरओसी ऑफिस चेंज करो। ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ये होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया मतलब सुनी जाएगी। अब हो सकता है वो ऑब्जेक्शन रेज करने वाला भी झूठा हो सकता है, कंपनी भी, दोनों हो सकते हैं, दोनों की बातें सुनी जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? दोनों की बातें हेयर करेगी, सुनेगी, हेयरिंग होगी प्रॉपर, दोनों को बुलाया जाएगा, बताओ तुम्हारी क्या क्या बातें हैं। फिर अगर नो म्यूचुअल, क्या लिखा है? कॉन्सेंस मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर रास्ता नहीं आता है एट द हियरिंग, तो सरकार अपना डिसीजन देगी। सरकार समझेगी ना कौन सही कौन गलत है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ऑर्डर पास कर देगी। ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मिंग, या तो वो हाँ बोल देगी, सारी चीज सही लगेगी कि भैया आरओसी ऑफिस तुम चेंज करो, ये नालायक है कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर हम कहेंगे आरओसी ऑफिस तुम नहीं, तुम्हारा बदलने वाला, तुम नहीं अपना एड्रेस चेंज कर सकते क्योंकि ये बात एकदम सही बोला। तो ये भी अपने प्रूफ देगा और आप भी अपने प्रूफ दोगे, बस यही कहानी चलेगी। ठीक है, चलो। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर गवर्नमेंट अपनी तरफ से करेगी, हाँ बोलने से पहले देखेगी कोई केस तो नहीं लटका, प्रोसिक्यूशन मतलब केस, कोई केसेस लटका है तो देख ले। चेंज ऑफ द एड्रेस, फाइनली अगर सब कुछ क्लीन चिट है तो रजिस्टर ऑफिस चेंज करेगा, और आरडी क्या करेगा? फाइनली ऑर्डर देगा कि चलो आप अपना क्या कर लो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लो। तो ये सारी कहानी फाइनली रजिस्ट्रार, कौन से रजिस्ट्रार? बोथ स्टेट के। मैं एमपी से उठ के जा रही थी ना महाराष्ट्र, अप्रूवल देंगे, अपडेट करेंगे अपनी कंपनी के रजिस्टर में। एमपी का जो आरओसी ऑफिस होगा ग्वालियर, वो अपने नाम में से हमारा नाम हटा देगा हमारी कंपनी का, और किस में एंटर हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेरा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बदल जाएगा, क्योंकि पहले मेरे इसमें एमपी लिखा था, अब क्या लिखा होगा? महाराष्ट्र। वो चेंज हो जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर। क्लैरिटी है? फॉर्म आईएनसी 28 क्या था? सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया है, इसका इसका फॉर्मेट दे रखा है किसमें? आईएनसी 28 में। तो कुल मिलाकर तुम्हें दिमाग में बस ये रखना है, फॉर्म एकदम साइड करो, तुम्हें काम याद होना चाहिए, अप्रूवल याद होना चाहिए। जब हमने क्या पढ़ा? नाम, रुक जाओ अभी एक बार इसको खत्म कर दूं। और स्टेप आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू सर्टिफिकेट, आपको आरओसी से नया सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब आपको क्या करना है? अपना मेमोरेंडम बदलना है, बदलना पड़ेगा ना, एमपी से महाराष्ट्र आयु में। स्टेशनरी क्या लिखा है? बैनर, साइन बोर्ड, बिल, इनवॉइस, सब आपके लीगल डॉक्यूमेंट थे, सब बदलो भाई। कॉमन सील वगैरह आपकी पुरानी जो भी थी, जिसमें भी चेंज हो रहा है, जिसमें एड्रेस लिखा है, जिन जिन में एड्रेस लिखा है ना, सब बदला जाएगा। जैसे इनवॉइस, वही मैंने कॉमन सील गलत बोल दिया, कॉमन सील नहीं बदलेंगे आपकी, जिसमें कंप्लीट एड्रेस, किसी किसी सील में, कॉमन सील नहीं, नॉर्मल सील में किसी किसी में एड्रेस होता है, उसको बदलने का, कॉमन सील नहीं, उसमें तो बस नाम होता है। शो द न्यू एड्रेस, आपको बस ट्राई करना है बेस्ट की नया एड्रेस दिखे। नेसेसरी एडवाइस सेंड टू शेल्डर, शेल्डर को नेसेसरी अगर जो जरूरत पड़ती है, डिबेंचर होल्डर, इन सबको बताओ कि भैया क्या कैसा कैसा हमारा नया एड्रेस है, नेसेसरी चेंजेस कहाँ कहाँ होना चाहिए। लेटर हेड हो गया, लेटर हेड में पूरी डिटेल रहता है एड्रेस। देन बुक्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया ऑफ द कंपनी, नेसेसरी चेंजेस। आपका पेन, पेन में आपका पुराना होगा 10, टैक्स का नंबर होता है ये, ठीक है। रिटर्न, जीएसटी वगैरह सब, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जिनसे भी लोन ले रखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताओ, जिन बैंकों से लोन ले रखा है तुम्हारा कस्टमर, अदर वॉट, सब जगह आपको ये इंफॉर्मेशन फैलानी होगी। अब हमारा ऑफिस बदल गया। क्लैरिटी है? वापस हमने क्या पढ़ा आज? क्या पढ़ा?
हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं। बोल बेटा। इतने साल नहीं लगेंगे, 1-2 साल, 30 दिन, 60 दिन, यही तो लिखा है यार। महीने महीने बोलो, 2-4 महीने बोल, साल नहीं। 2-4 महीने लगते हैं। हाँ, लेकिन हाँ 2-4 महीने लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। बीच में भी आ सकता है वो, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया। तुमने आज एप्लीकेशन दी, मैंने 2 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया। हाँ, मैक्सिमम 30 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी, मैटर शॉर्ट, एकदम प्लेन क्लीन चिट होता है ना, तो तुरंत तुरंत हो जाते हैं। लेकिन जहां फंसती है कहानी, फिर वो फंसी जाती है। फिर वो फ्रॉड व्रॉड का केस, फंसने के केस के तो भैया कोई फिर टाइम लिमिट नहीं है ना। वो तो समझ लो, अब कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड है तो कंपनी बंद भी हो सकती है फिर तो, है ना। ऑफिस बदलने जा रहा था, कंपनी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मेमोरेंडम में क्या बदला, नाम बदला। जब नाम बदला तो हमने बस क्या पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट वाज एमडीटी 14। हमने फिर नाम के लिए एप्लीकेशन दिया। अब मैं ये कह रही हूँ कि समझो, तुम्हें फॉर्म याद नहीं है, फॉर्म को साइड रखो, कंटेंट याद रखो। क्या करना है, सीजी अप्रूवल पढ़ा था हमने। नाम बदलने के लिए पहले, सबसे पहले मैं कहूंगी बोर्ड रेजोल्यूशन, बोलो हाँ। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर सीजी की अप्रूवल, फिर नया सर्टिफिकेट आ जाएगा, दैट्स इट। 3 परमिशन लगेगी किसमें, नाम बदलने के लिए। ठीक, चलो। रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, विद इन लोकल लिमिट्स। तो इन्होंने क्या बोला, बोर्ड रेजोल्यूशन, बस बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर आईएनसी बस 20 की, भैया रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया। क्या यहाँ पे हमने शिल्डर से पूछा, यहाँ पे बस बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल गया, खत्म, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया रानी ताल से आधार ताल गए हो। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, आउटसाइड द लोकल लिमिट बट द आरओसी सेम है। जबलपुर से कहां गई, इंदौर। चलो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बोलो बोर्ड रेजोल्यूशन, देन स्पेशल रेजोल्यूशन, याद करो। इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन। अब क्या किसी से पूछने की जरूरत है, जबलपुर से इंदौर अगर मैं जाती हूँ, रीजनल डायरेक्टर से कब पूछ रहे थे हम, जब आरओसी चेंज हो रहा था। पुणे से जब मुंबई जा रही थी, ये तो बोल रहा है भैया मैं कहाँ गई, जबलपुर से बस इंदौर गई हूँ। तो इन्होंने बस फॉर्म बोल रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन है, आईएनसी पढ़ा था। मतलब ये बस फॉर्म का नाम है, लेकिन परमिशन कितने लोग की लगी है, 2 लोग की। चलो, 1 आरओसी से हम गए अनदर, बोर्ड रेजोल्यूशन भी, स्पेशल रेजोल्यूशन भी, और फिर क्या था, रीजनल डायरेक्टर का भी। बात समझ में आ रही है, चलिए। अब एक स्टेट से दूसरे, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे थे, आईएनसी 26 जंप करके आ गया था। फॉर्मेट दे रखा था, भैया न्यूज़पेपर में दो, ताकि न्यूज़पेपर की खबर सुनकर लोग ऑब्जेक्शन रेज करे। ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो वेरी गुड, ऑब्जेक्शन रेज होता है तो गवर्नमेंट उनकी सुनेगी, और सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगी। दैट मीन्स अब हमने टोटल कितने केस पढ़े, 4। हमने टोटल कितने केस पढ़े, 4। पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, यस और नो। बोर्ड रेजोल्यूशन सब में लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन सब में लगेगा, यस और नो। चलो, अब फर्स्ट वाले केस विद इन लोकल लिमिट था, ये बोल रहा भैया हमारा तो काम यहीं पे खत्म, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, आईएनसी 22, फॉर्म आईएनसी 22, अभी फॉर्म की बात नहीं करी, लेकिन अप्रूवल एक है। अब नेक्स्ट केस मुझे बताओ, स्पेशल रेजोल्यूशन सब में लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन सब में लगेगा, ठीक है। चलो, हाँ। अब रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल, थर्ड वाले में जब हम क्या कर रहे थे, एक आरओसी से दूसरे आरओसी, ये क्या बोल रहा है भैया, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर से भी ऊपर सीजी के पास जाने का। क्या बात समझ में आ रही है, देखो, जब रानीताल से आधारताल गए तो एक रेजोल्यूशन से काम हो गया। जब जबलपुर से कहां गए, इंदौर गए, तो आपको शोल्डर से भी पूछना पड़ेगा। जब आप पुणे से मुंबई, आरओसी बदलेगा तो, आरओसी बदलेगा तो रीजनल डायरेक्टर एक्स्ट्रा, और अगर स्टेट बदलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आई, और एक बात अच्छे से सुन लो, रीजनल डायरेक्टर सीजी में कंफ्यूज मत होना। हाँ, यहाँ एक आरओसी से दूसरे आरओसी, यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट, स्टेट स्टेट की बात आएगी तो सरकार आ जाएगी, पावर। ठीक है, क्लैरिटी है। अब बीच बीच में वो फॉर्म्स आते रहते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्म बोलना है, इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटी ज्यादा ज्यादा है, याद। देखो, फॉर्म अगर याद होगे तो वेरी गुड, अगर फॉर्म याद नहीं होता तो स्किप करेंगे। बस गलत लिखोगे तो नंबर कटते, नहीं लिखोगे तो फिर भी कम नंबर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। गलत लिखने में तो भैया ज्यादा नंबर कट जाते हैं।
क्लैरिटी है? प्रोसेस समझ में आई? बोलो। ये तो मैंने क्या बताया आपको, कौन सा? जब रजिस्टर ऑफिस चेंज हुआ, नेम क्लॉज में क्या था? नेम क्लॉज में क्या था? छोड़ो ये सब, नेम क्लॉज में क्या था? बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन थी। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी? हमने पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 परमिशन याद रखना है, ठीक है? अब यहां आपको कुछ केसेस दिखेंगे, समझना। यहां केसेस दिख रहे हैं, सत्यश्री का केस, उषा का केस दिख रहा है, फिर एक आएगा भारत का केस, मेटल बॉक्स का केस, ठीक है, क्वालिटी आइसक्रीम क्रीम का केस। तो ये कुछ 4-5 केसेस है। इन केसेस के कंक्लूजन समझेंगे, समझे? चलो, सत्यश्री का केस और उषा का केस क्या बोल रहा है? द डिसीजन टू शिफ्ट द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्या लिखा है? यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाएगी कंपनी के इंटरेस्ट को, ये है इंपॉर्टेंट, कंपनी के इंटरेस्ट को, और दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? कंट्री को। समझना, होता क्या है, 2 स्टेट के बीच में हो गया झगड़ा। हमने, जैसे मैंने क्या बोला, रिलायंस कंपनी अभी कहाँ बैठी है भाई? महाराष्ट्र में, अच्छा खासा रेवेन्यू भाई। महाराष्ट्र से उठ के कहाँ चले जाती है? गुजरात। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई स्टेट का लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? स्टेट का लॉस हो रहा है। तो स्टेट का लॉस हो रहा है, इसलिए हम आपको रजिस्टर ऑफिस चेंज करने देंगे। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। कोई कंपनी अगर अपना चेंज कर रही है ऑफिस, तो उसमें उसका पर्सनल हित देखा जाएगा, कंपनी का, उसका खुद का इंटरनल इंटरेस्ट। भाई कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आईटेक्स हूँ, मैं अपने बिजनेस को चेंज कर कर महाराष्ट्र लेकर जाना चाहती हूँ, कि एमपी गवर्नमेंट मुझे रोक सकती है क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकती। मुझे अपना पैसा देखना है, मुझे अपनी इनकम ज्यादा जनरेट करनी है। अब गवर्नमेंट बोल रहे स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, इस कारण से नहीं जाने देंगे, तो आप ऐसा रोक नहीं सकते। इन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रियोरिटी किसे दी जाएगी? कंपनी के इंटरेस्ट को। कंपनी का इंटरेस्ट जिसमें होगा, अगर चेंज करने तो चेंज किया जाएगा। और सेकंड दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? कंट्री के इंटरेस्ट को। कंट्री के इंटरेस्ट मतलब देश। भाई तुम एमपी में बैठ के करो, महाराष्ट्र करो, भैया देश तो बढ़ रहा है ना, तुम्हारे एक स्टेट नहीं बढ़ रहा, तो इस चक्कर में क्या हम रोक देंगे? तो सीधी सी बात, सप्तश्री केस में ये बात था, 2 स्टेट आपस में बोल रहे थे कि स्टेट का लॉस हो रहा है, हम होने नहीं देंगे। तो ये उन्होंने सरासर गलत बोला, बोला कि भैया पहले तो कंट्री का इंटरेस्ट और दूसरा देखा जाएगा, तो दूसरा किसको? कंपनी को देखा जाएगा, स्टेट स्टेट को नहीं देखा जाएगा। क्लैरिटी है? उषा क्या बोलता है? एक्सटर्नल कंडीशन सच एज स्टेट प्रोवाइड। भैया एक स्टेट ने क्या बोला कि तुम हमारी कंपनी, जो ये कंपनी है, कंपनी तुम इसी स्टेट में रहो, हम आपको बहुत सारी छूट देंगे, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे। मतलब लालच दिया जाता है। क्या क्या लालच दिया जा रहा है? हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपको अपनी जो जमीन है, लैंड है, उसे लीज में दे देंगे, रेंट में दे देंगे, और बहुत कम नॉमिनल अमाउंट लेंगे। डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू द शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस। आप उस चेंज मत करिए। तो क्या इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। इन्होंने 50 फैसिलिटी दी। एक्चुअली में बिहार से वेस्ट बंगाल का केस है। यहाँ पे कहां से शिफ्ट हो रहे थे? बिहार से कहां शिफ्ट हो रहे थे? वेस्ट बंगाल। तो बिहार गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो प्लीज आप चेंज मत करो। रिक्वेस्ट करिए तो मना कर दो, ठीक है, लेकिन उसने केस ही कर दिया कि हम इतनी इनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये फैसिलिटीज लेकर ये चेंज कैसे कर सकती है वापस से? किसका इंटरेस्ट देखा जाएगा? कंपनी का इंटरेस्ट। और सेकंड में देखा जाएगा तो किसका? कंट्री का। भैया स्टेट वेट कुछ नहीं लगते। बात समझ में आई? तो इन दोनों केस का कंक्लूजन ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनीज इंटरेस्ट, सेकंड प्रायोरिटी इज कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखेंगे। क्लैरिटी है? बाकी आपको नीचे के केस दिख रहे हैं, भारत मेटल एंड क्वालिटी आइसक्रीम। इसका कंक्लूजन आ जाओ। भारत केस, इनकी हेडिंग देखो, हेडिंग में साफ लिखा है एम्प्लॉइज राइट। क्या लिखा है? एम्प्लॉइज राइट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्ट। क्या एम्प्लॉय क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है। क्या शिफ्ट करने के लिए ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है? अभी ऊपर हमने एक कंटेंट पढ़ा था कि भाई ध्यान रखना, जब भी आप एप्लीकेशन दोगे कि हम स्टेट बदल रहे, जब भी हम चेंज करें, तो एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है, हम कह रहे कि चलो पुणे से मुंबई चलो, चलो एमपी से उठ के हम जा रहे हैं भैया महाराष्ट्र, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम खुद से मना करो तो बात अलग है। हुआ यही, हुआ क्या समझना, एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉय की यूनियन आ जाती है और वे बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हम शिफ्ट होने नहीं देंगे। क्यों नहीं शिफ्ट होने देंगे? उन्होंने क्या रीजन दिया? उन्होंने बोला कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है स्टेट। उन्होंने किसका वास्ता दिया? सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। बोला भैया इस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। हमने कहा हम कह तो रहे चलो चलो चलो, ये कह रहे नहीं हम नहीं जा सकते। तो बोला तुम जा नहीं सकते तो इस चक्कर में क्या मैं भी बैठ रहा हूँ? तुम्हारी ग्रो नहीं हो तो क्या तुम्हारे चक्कर में मैं भी ग्रो नहीं करूँ? हम तो लेकर जा रहे हैं ना, तुम खुद से मना कर रहे हो। अगर हम निकालते तो ये केस जीत जाते, हमने निकाला नहीं था। तो यूनियन ने क्या बोला?
कि भैया सरकार का, स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इस कारण से उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया, बोला भैया कंपनी तो शिफ्ट होकर रहेगी। भारत का केस समझ में। दूसरा केस, मेटल बॉक्स का केस क्या बोलता है? एम्प्लॉय हैज नो राइट टू ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय के पास कोई राइट नहीं है ऑब्जेक्ट करने का, शिफ्टिंग जब वो करेंगे एज अ पार्ट ऑफ स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड। एक बार किसने मना कर, हाँ बोल दिया? बीआईएफआर ने हाँ बोल दिया। बीआईएफआर एक अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी ने बोला शिफ्टिंग कर सकते हैं। देयर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूएशन इज एंश्योर अनलेस दे ऑप्ट। क्या लिखा है? हमने एक स्कीम तैयार की है, इस स्कीम में हमने एम्प्लॉय को कैसे क्या पोजीशन मिलेगी, इस कंपनी में जो उसको सैलरी मिल रही थी, दूसरी कंपनी से कितनी क्या सैलरी मिलेगी, हमने उसको प्रॉपर नौकरी दी है। हम जब यहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हो तो हमने प्रॉपर नौकरी दी है। लेकिन अब आप खुद से ऑप्ट क्या कर रहे हो? वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि नहीं आपको भैया महाराष्ट्र नहीं आते, आपको महाराष्ट्र में रहना है, तो ये बात अलग है। लेकिन हम तो आपको प्रॉपर लेकर जा रहे हैं। तो ये कारण कुल मिला के सबके कंक्लूजन क्या समझ में आ रहे हैं? कंपनी ने अगर इन्हें नहीं निकाला है तो वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। कंपनी ने अगर निकाला तो ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा और कंपनी को ऑफिस भी चेंज करने नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि निकाला क्यों, साथ लेकर जाओ ना। खुद से मना कर दे तो बात अलग। क्वालिटी आइसक्रीम खाई होगी कभी ना कभी इसकी आइसक्रीम, ठीक है। इस कंपनी का केस क्या था? कंपनी लॉ बोर्ड अथॉरिटी है। देखो आज के टाइम पे एनसीएलटी आ चुकी है ना, तो पुराने टाइम पे ना ये सारे नाम हुआ करते थे, कंपनी लॉ बोर्ड ये सब, ठीक है। तो समझ लो एनसीएलटी की तरह एक अथॉरिटी थी जिसने डिसीजन दिया। इसने बोला शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस प्रोवाइडेड देयर इज नो प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। टू द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, किसी के साथ आपको गलत नहीं करना है। सच रिट्रेंचमेंट और अदर एडवर्स इफेक्ट। रिट्रेंचमेंट मतलब रिमूव, निकाल देना। ध्यान रखना, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो किसी को भी निकालो मत, किसी के साथ एडवर्स इफेक्ट कुछ भी गलत मत करो। अगर करोगे तो चेंज नहीं करने दिया जाएगा, अगर नहीं करोगे कुछ भी गलत तो आप आराम से चेंज कर सकते हो। सबका कंक्लूजन एक, एम्प्लॉय को साथ लेकर चलोगे तो ऑफिस चेंज हो जाएगा। एम्प्लॉय को साथ लेकर नहीं चलोगे, निकाल दोगे, तो ऑब्जेक्शन रेस किया जाएगा और सारी अथॉरिटी आपको रोक देंगे कि आप कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। ये है कंक्लूजन। ऊपर के दो कंक्लूजन क्या थे? कंपनी का इंटरेस्ट देखेंगे और कंट्री का देखेंगे, स्टेट स्टेट का नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो ग्रोथ हो रही है ना। एम्प्लॉय को साथ लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेकर चलोगे तो वो ऑब्जेक्शन रेस करेंगे और आपकी कंपनी को रजिस्टर ऑफिस चेंज होने से रोक देंगे। क्लैरिटी है? तो अब हमारा होता है रजिस्टर ऑफिस पूरे से चेंज, कंसेप्ट क्लियर। क्लैरिटी है बच्चों? हम्म। हाँ। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हम तो, कंपनी तो स्कीम दिखाएगी, देखो हमने तो नहीं निकाला, हमने तो आपको ऑफर लेटर दिया है, ये लोग मना कर रहे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ठीक है। लेकिन वोटिंग में ना शेयर की वोटिंग ली जाती है। तुम लोग बार बार नोटिस करो, मैंने किससे पूछा? शेयर से पूछा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब रॉकी सर, मैं अभिषेक सर ने पूछा बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन, और शेयर तुम लोग जितने पैसा लगाए। क्या मैंने रक्षिता ओमकार भैया को पूछा? नहीं, मैं सीधा उनको लेकर जा रही हूँ कहाँ? मुंबई लेकर जा रही हूँ। अब रक्षिता ओमकार भैया ने कहा कि नहीं यार मेरी फैमिली यहाँ है, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स यहाँ से जाने को तैयार हैं, तो फिर वो उनका खुद का है। लेकिन मैं तो लेकर जा रही हूँ ना। अगर मैंने बोला ओमकार भैया ये लो रिजेक्ट, रेजिग्नेशन सॉरी रिमूवल, और मैंने रक्षिता दी को बोला रिमूवल, तो ये लोग केस करेंगे, तब तो मुझे रोक लिया जाएगा। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, नाम चेंज करना आ गया। नाम चेंज करने में कौन कौन सी अप्रूवल? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। अब जब मैं रजिस्टर ऑफिस चेंज करूँ तो सिचुएशनल, किस सिचुएशन की बात करूँ? सबसे ज्यादा पूछा पाछी किस में होती है? आखिरी के दो, स्टार्टिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरे में बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरे में बोर्ड स्पेशल रीजनल डायरेक्टर की परमिशन, आखिरी वाले में बोर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। क्लियर है? अब क्या चेंज कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। मेरी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कि मैं कॉमर्स का बिजनेस, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे क्या इसमें डालना है? साइंस के बच्चों को डालना है, ठीक है। ठीक है भाई, शोल्डर से तो पूछ लो, शोल्डर से पूछ लो, लेकिन शोल्डर से पूछना है तो 75% स्पेशल रेजोल्यूशन आफ्टर कंप्लाइंग दी प्रोसीजर। फिर उन्होंने बोला शोल्डर ने अगर हाँ बोल दिया भैया चेंज करो ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी फाइल करेगी आरओसी को, क्या बोलेगी कि हमने रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। फाइल करेगी तो एक फॉर्म होता है MGT 14, वो फॉर्म के थ्रू, यहाँ मीटिंग में मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, CS इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करता है, मैंने ये ड्राफ्ट करवा दिया, तुम्हारी मीटिंग हो गई। इसकी कॉपी भेजूंगी, इसकी कॉपी भेजूंगी, किसको कॉपी भेजूंगी? आरओसी को। किसको भेजूंगी? आरओसी को।
लेकिन ये भेजूंगी कैसे? एमसीए की वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करूंगी, फॉर्म का नाम क्या होता है, MGT14। वो एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को भरूंगी, अटैचमेंट में क्या लगाऊंगी, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये अटैचमेंट में ये दूंगी। मतलब MGT14 इज अ एप्लीकेशन, इसके साथ अटैच होता है वो रेजोल्यूशन जिसमें साइन वाइन है कि हाँ इस मीटिंग में हुआ है, प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ, इन दोनों को अटैच कर कर आरओसी को भेज दिया। क्लैरिटी है? 30 दिन के अंदर, 30 दिन कहां से, जिस दिन मीटिंग हुई वहां से 30 दिन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है, रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन। अब क्या होगा, जो भी रजिस्ट्रार है वो चेंज करेगा कि मेमोरेंडम में पहले कॉमर्स लिखा था, अब चलो साइंस भी है, चेंजेस करो फटाफट। तो विद इन कितने डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, जब भी एसआर पास हुआ। आरओसी को बता दिया ना कि भैया साइंस की जगह कॉमर्स भी आ गया, आर्ट्स भी आ गया, तो आरओसी अपने मेमोरेंडम में वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। क्लैरिटी है? कंपनी एलिजिबल टू कंडक्ट बिजनेस पोस्टल बैलेट। अब समझेंगे ये पोस्टल बैलेट क्या होता है। एनी ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज शेल इंप्लीमेंट थ्रू दी पोस्टल बैलेट। हो सकता है मीटिंग, समझो किसकी बात कर रही हूँ, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में चाहे वो ईजीएम हो और चाहे वो कौन सी हो, एजीएम हो, एक ही बात है। तो बस मैंने जनरल मीटिंग बोला, दैट मीन्स मैं दोनों मीटिंग की बात कर रही हूँ। क्लियर है? जनरल मीटिंग मतलब दोनों मीटिंग, एजीएम मतलब बस ओनली एजीएम, ईजीएम मतलब ओनली ईजीएम। ठीक, चलो जनरल मीटिंग में वोटिंग करवानी है। ठीक है, अब वोटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, समझना। मैं यहाँ पे बैठ के वोट करवा रही हूँ कि मुझे अपना ऑफिस बदलना है, मुझे अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है। तो शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड क्या होता है, हाथ उठाओ, गिन लूंगी मैं भाई फटाफट कि भैया 50 से ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, कि या फिर कम बोल रहे हैं। तो मैं शो ऑफ हैंड, वोट करने के तरीके बता रही हूँ। शो ऑफ हैंड, वोट करने का तरीका प्रैक्टिकली बता रही हूँ। दूसरा तरीका पोल। पोल क्या होता है, पेपर चिट्ठी, है ना भाई, उसमें लिखा कि तुम फेवर में हो, तुम हाँ बोल रहे हो, तुम ना बोल रहे हो, यस और नो। बिग बॉस तो देखते रहे, तो लिखते हैं ऐसे, बॉक्स डब्बे में डाल देते हैं, डब्बा खोलेंगे काउंट करेंगे। ठीक है, नहीं देखता तो ऐसे ही होता है, डब्बे में डालते हैं, ठीक है, और ऐसे कैमरे में हमें दिखा देते हैं। तीसरा होता है पोस्टल बैलेट, पोस्ट करना। यहाँ कोई मीटिंग मीटिंग नहीं होगी, घर पे बैठो, घर पे मैं एक फॉर्म दूंगी, उस फॉर्म को भरो, हाँ या ना, घर बैठे बैठे बोलो। बात समझ में आ रही है? मीटिंग में यहाँ इस एड्रेस में आकर, यहाँ इस जगह पर आओगे, अपने घर से निकलोगे, शो ऑफ हैंड करोगे, या फिर यहीं क्या करोगे, पोल। बाय पोल मतलब क्या होता है, चिट्ठी बनाकर डब्बे में डालने का, जैसे वोट वोट कर कर आते हो, किसी पूल में जाते हो, बूथ में जाते हो। और तीसरा क्या है, आने की जरूरत नहीं है, यहाँ मीटिंग है ही नहीं, घर बैठो, घर हम आपके भिजवा देंगे और वहां से आप सेंड करोगे। हम आपके घर कैसे पहुंचाएंगे, थ्रू पोस्ट ऑफिस। तुम वहां से रिप्लाई करोगे थ्रू पोस्ट ऑफिस, हमारी बातें थ्रू पोस्ट ऑफिस हो रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब इन्होंने जो बोला ना, कुछ कंपनी होती है जो अपनी जो बिजनेस के जो मैटर डिस्कस करती है, किसके थ्रू करती है, थ्रू पोस्टल बैलेट। मतलब अभी तक हमने जितने भी एसआर पढ़े, जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़े, वो कहाँ हो रहे थे, मीटिंग में, मीटिंग में हो रहे थे। यहाँ ऑफिस में आए हो और शो ऑफ हैंड किया है, या फिर आपने पूल, पोल जो भी है, सॉरी, आपने शो ऑफ हैंड, पोल ये कंपनी की अपनी खुद की मर्जी। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं डायरेक्टर, मैंने कहा चलो आज शो ऑफ हैंड से करेंगे, पोल से करेंगे, ये हमारी मर्जी। लेकिन पोस्टल बैलेट मतलब क्या, घर बैठे चिट्ठी, दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ कंपनी है जिनको क्या बोल दिया, तुम तो पोस्टल बैलेट से जाओगे, कोई भी ऑल्टरेशन होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज का तो वो किसके थ्रू होगा, पोस्टल बैलेट, तुम्हारा पोस्टल बैलेट वाला होगा। वहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा, 75% अगर हाँ बोलेंगे तभी चिट्ठियां वापस आएंगी। कुछ ने रिप्लाई नहीं किया, नालायक लोग तो होते ही है, तो हम नहीं मानेंगे। जैसे हम कह रहे थे ना, मीटिंग जितने नहीं आए नहीं आए, तो जितने आए उसका 75% देखेंगे। क्लैरिटी है? तो पोस्टल बैलेट के थ्रू आएंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। देन अ कंपनी रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। हो सकता है कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, आईपीओ समझते हैं क्या होता है, बताओ जरा आईपीओ। वेरी गुड, हाँ। तो आईपीओ तुमने सुना होगा, इस कंपनी का आईपीओ है, हम कंपनी के शेयर्स खरीदे। जब भी कंपनी शेयर्स मार्केट में लेके आती है, इट इज लाइक तुम मेरे क्लास आए एडमिशन लेने, हमने तुम्हें ब्रोशर पकड़ा दिया, उस ब्रोशर में हमारी कंपनी की अच्छी अच्छी बातें, आओ हमारी आईटेक्स में एडमिशन लो। सेम कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस देता है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, गुड फेथ, है ना, तो हम अच्छी खबरें देंगे, दैट वाज प्रोस्पेक्टस। तुम्हारा जो पैसा है कहाँ लगाया जाएगा ये लिखा रहता है।
तुम्हारा पैसा मुझे एक डैम बनाना है, उसमें लगाना है, और फिर उससे मुझे पैसा मिलेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मुझे पैसा मिलेगा, इससे प्रॉफिट होगा और मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगी। ये सुनहरी बातें किसमें लिखी होती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तुमने शेयर ले लिया प्रोस्पेक्टस रीड के लिए, तुम्हारा पैसा कहाँ लगेगा? डैम बनाने में लगेगा। तुम्हें लगा वाह वाह बहुत पैसा है डैम बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सरकार बहुत पैसा देगी, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन। तो जब भी आईपीओ आता हम खरीदते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कंपनी तुम्हारा पैसा कहाँ लगाती है, लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में। अब वो नालायक लोग अलग है जो प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते और बस कंपनी के नाम पे खरीद लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कंपनी हर बार जब जब मार्केट से पैसे मांगेगी तब तब बताएगी, क्या बताएगी? ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा। डन। चलो, कंपनी ने फंड रेस किया और प्रोस्पेक्टस इशू किया, और अभी जो ये पैसा है ये क्या है? यूटिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस में लिखी बात को मैं बदल रही हूँ। मैंने कहा डैम में नहीं लगाऊंगी, दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने का सोच रही हूँ, रोड बनाऊंगी अब मैं। तो भाई तुमने मेरी कंपनी में क्यों पैसा लगाया था? क्योंकि तुम्हें डैम का सपना सुहाना लग रहा था, सुनहरे लग रहे थे भाई, कि डैम में ज्यादा पैसा है। मैंने अब बोल दिया ऑब्जेक्ट बदल रही हूँ, मैंने कहा भैया रोड बनाऊंगी। तुम कहोगे नहीं नहीं रोड में उतना पैसा नहीं है, तुम्हें अपना पैसा वापस निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोल सकती हूँ तुम अपना ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो? नॉट चेंज। अगर आपका पैसा भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा था एंड एनी अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ द मनी सोर्स शेल नॉट ऑब्जेक्ट इट्स चेंज। इन्होंने क्या बोल दिया? नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट विच रेज द मनी अनलेस स्पेशल। अगर आपको हम चेंज करने नहीं देंगे, एक बार हम क्या करवाएंगे? शेयर की मीटिंग करवाएंगे, और उस मीटिंग में क्या बोल दिया? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे। सारे शेयर हाँ बोल रहे, तुम ही लोगों ने शेयर खरीदे हो ना, मालिक बन चुके हो, तुम लोग हाँ कह रहे हो, हाँ कह रही हो तो चेंज हो सकता है। सबने रोड के लिए हाँ बोला तो हाँ, तुम लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं डैम में ही लगाओ, तो फिर डैम में ही लगेगा। क्लैरिटी है? मतलब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा ही पैसा यूज हो रहा है। डिटेल, लेकिन ये सब खबरें ना न्यूज़पेपर में डाल देना, क्योंकि तुम पे जनता का पैसा लगा है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर कौन सा? क्या बोल दिया? कहाँ? एक इंग्लिश और एक क्या बोल दिया? न्यूज़पेपर भी एक डिटेल में बताते भैया कौन से न्यूज़पेपर में डाले, कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी जाता है। आपको एक न्यूज़पेपर पकड़ना जो पूरे इंडिया में स्प्रेड होता है, पूरी इंडिया में जो पढ़ते लोग, क्योंकि हमें खबरें तो कोने कोने तक पहुंचानी है। और क्या बोल दिया? वर्नाकुलर लैंग्वेज। आपकी कंपनी कहाँ की है भैया? महाराष्ट्र में, मराठी। तो मराठी लैंग्वेज का भी न्यूज़पेपर में डालने का। हो सकता है वो इंग्लिश ना पढ़ते बने भाई उन्हें, तो हमें तो खबरें हर तक पहुंचानी है। ठीक है, और साथ में वेबसाइट, कंपनी अपनी वेबसाइट में भी डालेगी। क्या डालेगी? हम अभी जो डैम बनाने का प्लान चेंज कर चुके हैं, अब रोड बना रहे हैं, ये खबरें बचा दो। डिसेंटिंग शोल्डर, कुछ शोल्डर थे नाखुश। 75 शोल्डर, एसआर मतलब क्या होता है? 75% लोगों ने हाँ बोला, लेकिन नाखुश लोग कितने थे? 25% ना भी तो बोल रहे हैं। हमने कहा बस 75% हाँ बोल देना, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नाखुश लोगों का क्या? और नाखुश लोगों के लिए टर्म यूज किया जाता है डिसेंटिंग, मतलब डिसअग्री शेयर होल्डर। जो डिसअग्री शेयर होल्डर है, इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तुम दोनों ने कहा भैया दीदी हम नहीं मानेंगे, हमें तो डैम का ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी इन लोगों ने रोड के लिए बोल दिया, तो फिर अब हम क्या करें? मैं प्रमोटर कंपनी की, तुमसे जो तुमने शेयर दिए थे वापस शेयर्स ले लूंगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगी, तुम्हें फ्री कर दूंगी। और सही भी है, जो हाँ कह रहे वो आगे कंटिन्यू करेंगे, जो ना बोल रहे वो छोड़ दे, उनको उनका पैसा मिल जाएगा। तो डिसेंडिंग शोल्डर को प्रमोटर शेयर्स वापस ले लेगा, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। अब तुम्हें लगाना है दूसरी कंपनी में लगाओ भाई। क्लैरिटी है? पक्का? डाउट है कोई? नहीं? चलो, फॉलोइंग कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करो। इन्होंने कहा फॉलोइंग कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय, ये क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट। अभी बताया मैंने कुछ, पोस्टल बैलेट घर पर दिया जाएगा। इन्होंने कहा भैया वो कंपनी जिसके मेंबर्स क्या है? 200 लोग से ज्यादा है, मतलब ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी, तुम्हारे सारे लोग नहीं समा पाएंगे इस मीटिंग में, नहीं आ पाएंगे, एक काम करो तुम पोस्टल बैलेट के थ्रू ये काम करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? कंपनी जो फंड रेस कर रही है थ्रू प्रोस्पेक्टस, स्टिल इसका पैसा क्या है? अनयूटिलाइज। अभी हमने पढ़ा ना, डैम था, प्रोस्पेक्टस में लिखा, पैसा अभी यूज नहीं हुआ है। हमने कहा आइडिया आया, आइडिया आया, अभी डैम की जगह हम रोड बनाने का प्लान करें, चलो तुम लोग बताओ। तो उन्होंने बोला ये वाली जो मीटिंग होगी ना, ये कहाँ होगी? मीटिंग यहाँ नहीं होने वाली है, घर में बैठो, घर से तो जहां 200 से ज्यादा लोग हैं, और जहां प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसको हम चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ये सारी जो मीटिंग होगी वो कंपनी में मीटिंग नहीं होने वाली, वो आपके घर पर ही क्या आएगा?
पोस्टल बैलेट आएगा, उसमें आप हाँ और ना करके रिप्लाई करेंगे। क्लैरिटी है? पक्का? जैसे हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी ना रजिस्टर ऑफिस चेंज होने की, वैसे किसकी प्रोसेस है? ऑब्जेक्ट। सेम बातें करेंगे। सबसे पहले क्या बोला भैया? 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस आना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग होगी तो उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस की अनयूटिलाइज वाली बातें हम करेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला? एडवर्टीजमेंट करो, करा था ना एडवर्टीजमेंट। फिर उन्होंने क्या बोला? चलो अब जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजो। कितने दिन पहले भेजना होता था? 21 दिन पहले, 21 डेज पहले। ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है शोल्डर की फिर मीटिंग करो, उसमें क्या पास कराओ? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। फिर प्रोसीजर साइनिंग वाइनिंग जो भी मिनट्स, मिनट्स क्या होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी पूरी समरी बनाएगी। जनरल मीटिंग हो गई, सब लोगों ने हाँ ना बोला तो भैया एक मिनट्स बना दो। फिर उन्होंने बोला कि 30 डेज के अंदर ये सारे काम हो जाए। ये पूरी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी, और यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें नोट के साथ, इसी लिस्ट की नोट के साथ खत्म करी। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जो हमने ऊपर पढ़ी। ऊपर हमने डिटेल में पढ़ ली, ये एक बार आप खुद से वन रीड करेंगे। मुझे बताओ क्लैरिटी है? अच्छा तुम लोग के पास नोट्स ही नहीं है? हाय रब्बा, किस किस को चेंज करना सीखे? नेम चेंज कर सकते हो, ऑल्टर, और सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। बचा क्या? लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज। अब देखो लाइबिलिटी कैपिटल क्लॉज ऐसे बहुत हेवी नहीं है, वो भी ऐसे ही है, प्रोसेस है, बस समझो। तुम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए ना कि बोर्ड मीटिंग होती है, ये होती है। तो अब कंसेप्ट बस इतना है। अरे बाबा पैसे गिर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए क्या हुआ बताओ जरा? ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए क्या हुआ? एसआर पास हुआ, मतलब बीआर भी पास हुआ होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा ही होगा, ये बात याद रखना। स्पेशल रेजोल्यूशन भी। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है किसको? डिसेंटिंग शोल्डर। डिसेंटिंग शोल्डर कौन थे? जो डिसअग्री कर रहे थे 25% कि भैया हमें नहीं कंटिन्यू करना, तो भैया पैसे लेकर जाओ, ठीक है, मनी लेकर जाओ। तो बस उन्होंने कहा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए, और जो डिसअग्री कर रहे हैं, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर है, उनको उनका पैसा रिटर्न करने का। ऐसे कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज है। बस यहाँ पे देख लो, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा है? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा है जरा बताओ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब देखो ऑब्जेक्ट के पहले इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले हम हमेशा क्या पूछ रहे हैं कि भैया हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 75% ने बोले, बाकी सबकी भी हाँ है, हम ऐसा जूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी ना है तो जो हल्ला मचा रहा है उनको पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है तुम सब में से तुम दोनों 25% लोगों ने ना बोला और 75% ने हाँ बोला, ठीक है। तो तुम दोनों ने ना बोला लेकिन पैसे एक ही को चाहिए, तो ये कह रहे हैं ठीक है मेरी ना है लेकिन मैं कंटिन्यू करने को तैयार हूँ। ऐसे भी हो सकता है। अक्सर लोग वोट करते वक्त तो ना बोल रहे, लेकिन पैसे लेते वक्त उन्हें लगा कि ठीक है यार मैं कंटिन्यू कर लूंगा। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो हो सकता है पूरे 25 लेने भी नहीं आए, आएंगे भैया 10, 5, 2%, 1%। तो ऐसी सिचुएशन होती है, कंटिन्यू होगा। हाँ 75 में हो जाएगा। वोट तो 75 के आगे ना, बाकी 25 को हम नहीं पूछ रहे, लेकिन 25 में जो हल्ला मचा रहे हैं ना, उसको जाकर हम पैसे भी दे देंगे, ठीक है। शांति से कुछ होते ना, जैसे मैंने बोला टेस्ट होगा कि नहीं होगा, बच्चों ने हाथ खड़ा किया, कुछ ने बोला नहीं, और फिर अगर जिस दिन टेस्ट होंगे तो बाकी बच्चे भी दे देंगे। ऐसा वाला जो हल्ला मचा रहे वो आकर अलग से बात करते हैं, पूछती हूँ क्या रीजन है, डॉक्टर के पास जाना है तो उनको मना भी कर देते, ठीक है कल दे देना, परसों दे देना। बाकी लोग ना बोलकर भी बैठ जाते। हाँ कॉपियां चेक हो गई, मिल जाएंगी, अभी रुको कल दूंगी ना, सब नलायकों के साथ दूं ना, ठीक है। क्लैरिटी है? समझो कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है? छोटी मोटी बातें हैं, एसआर की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, और क्या पास करो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और कैपिटल क्लॉज के बाद लाइबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है? बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेम चेंज करने के लिए क्या पास होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। यही कौन सा? नेम क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में बहुत सारी बातें, तो इसीलिए अगर बहुत सारी बातें करूँ तो लास्ट वाली की बात करूँ, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है? नेम सिचुएशन हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बोलता है? बोर्ड और स्पेशल, और क्या बोला? डिसेंटिंग शोल्डर को दे देना, जो डिसअग्री कर रहे हैं, जिनको जिनका पैसा वापस चाहिए उनको दे दो। तो डिसेंटिंग शोल्डर। क्लैरिटी है? अभी मैंने आपको बताया कैपिटल क्लॉज में क्या हो रहा है? बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन,
ऑर्डिनरी क्या है, 51% भी हाँ बोलेंगे ना तो भी आपका कैपिटल बदल जाएगा। चलिए, हाँ, लाइबिलिटी क्या बोलता है, लाइबिलिटी क्या बोलता है, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल। तो कुल मिलाकर तुम हर जगह देखो स्पेशल 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 स्पेशल, एक जगह बस आता है क्या, ऑर्डिनरी, वो क्या है, कैपिटल, याद रहेगा। तो आज हमने डिटेल में क्या पढ़ा, नेम सिचुएशन ऑब्जेक्ट। बाकी जो कैपिटल लाइबिलिटी क्लॉज है वो भी क्या है, इसी तरीके की घिसी पिटी बातें। तो ये सब आपका किस में जाएगा, रीडिंग 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 पोर्शन में जाएगा। और जो केसेस होंगे कल मैं फाइनली इन सब के सारे केसेस करके इसको हम वाइंड अप करेंगे। क्लैरिटी है? तो आज की सभा समाप्त।